तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एआईसी हिंदी का क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग मतलब कुछ फीडबैक दिए थे कि अब मैं उस बातों को ध्यान रखूँगा। ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए, इसीलिए मैं आप लोग से फीडबैक भी मांगता हूँ। और अगर मुझसे कुछ गलती होता है, आप लोग को कुछ मतलब सही नहीं लगता है, तो वो बताइएगा। ठीक है, यह 23 से 27 सेशन रांची यूनिवर्सिटी पिछले साल 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है ऐसी हिंदी का। देखिए, यह पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है और पास करने के लिए इसमें आपको 20 मार्क्स लाना होता है। कितना लाइएगा? 20 नंबर, 50 में 20 क्वालिफाई हो जाएंगे। समय कितना दिया जाएगा? तो दोस्त, आपका समय शुरू होगा कितना? 1.5 घंटा, 90 मिनट टाइमिंग दिया जाएगा। मतलब 90 मिनट टाइम दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, घूमते फिरते घर आएंगे। फिर 1.5 घंटा एग्ज़ाम देने के बाद घूमने चल जाइएगा ना। चलिए, लास्ट दिन एग्ज़ाम देने के बाद घूमना ही होता है। हम लोग भी जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो लास्ट एग्ज़ाम के बाद घूमते थे। तो यहाँ पे 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। पहला है, बापू कविता के रचयिता कौन है? ठीक, तो अभी हम लोग सबका आंसर करेंगे। दूसरा है, बापू किसे कहा जाता है? बापू का प्रकाशन वर्ष कब है? ये सब मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी आप लोगों को। बापू के भारत के संविधान में किस भाषा को राजभाषा का स्थान मिला है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? आई थिंक पांचों प्रश्नों के आंसर आपको मालूम होंगे। मालूम है ना? हाँ, अभी सब बताऊंगा डिटेल में। और उसके बाद 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन और 15 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, मतलब 5 क्वेश्चन रहता है 15 मार्क्स वाला, किन्हीं 3 का आंसर करना होता है। ठीक है, और 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर 400 शब्दों से अधिक में कीजिएगा। इसमें पहला है, बापू कविता का सारांश लिखिए। दूसरा है, कवि दिनकर जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय को लिखें। तकनीकी हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालें। व्यवहारिक हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं का उल्लेख करें। भाषा के रूप में हिंदी की उपयोगिता पर एक सार गर्भित लेख लिखें। तो देखिए, इन सभी को मैंने बताया है। बस ये पांचवा जो है 4 नंबर है, भाषा के रूप में हिंदी की उपयुक्तता पर, इसको नहीं बताया है। बाकी अंगन नंबर तक सभी को मैंने बता चुका है आपको। ठीक है, पार्ट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप, ठीक है, 60 रुपया में 4 साल के लिए। अगर किसी को लगता है कि भाई 60 रुपया दे दिए, ठीक है, जो चीज़ यूट्यूब में भी पढ़ रहे हैं वही चीज़ ऐप में है। भाई देखिए, 8 गो सेमेस्टर तक मैं पढ़ाऊँगा तो 60 रुपया ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 8 सेमेस्टर 4 साल तक। अभी आप कोर्स लीजिएगा 2025 में, 2029 तक चलेगा। ठीक है, तो 4 साल में 60 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझ सकते हैं। चलिए, फिर भी जिनको जैसा लगे, आपको जैसा लगे। प्रश्न जो है लाल रंग में है, उत्तर हरे रंग में है। और 1 अंक वाले प्रश्नों का अधिकतम आपको आंसर 1 से 5 शब्दों में करना है, सॉरी मैक्सिमम 5 लाइन में देना है। और 15 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर आपको 400 शब्दों से अधिक में करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा बापू कविता। बापू कविता के रचयिता कौन है? तो सबको मालूम है, महात्मा गांधी के आधारित लिखा गया है बापू नाम की एक कविता, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। किसने? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को। चलिए, अगला आ जाता है, बापू किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी को बापू कहा गया है। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में जन्म लिए थे। गांधी का जीवन परिचय भी पढ़ लेना है आप लोगों को। सबको मालूम है ना कब जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर, परसों दिन ही तो ख़त्म हुआ है यार ना, 10वें दिन। चलिए, बापू का प्रकाशन वर्ष कब है? तो देखिए, बापू कविता जो है सबसे पहले तो वो एक क्या नाम था उसमें छपा हुआ था 1938 में। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ाया था खुद। तो उसको अलग से फिर बापू नाम से कविता निकलती है 1949 में। ठीक है, और 1938 में ही एक बार पब्लिश हो चुका था। उग्र क्या नाम था यार वो कविता, जो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि उसमें का ही एक भाग था। ठीक है, 1938 में छपी थी और बापू नाम से अलग से 1949 में प्रकाशित होती है। ठीक है, नेक्स्ट ग नंबर है, भारत के संविधान में किस भाषा को राजभाषा का स्थान दिया गया है? तो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। कब? 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, नोट कर लीजिएगा। 14 सितंबर हिंदी दिवस। ठीक है,
और हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा मतलब वैसा भाषा जो ऑफिस के कामकाज में प्रयोग होता है। भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, चलिए। और पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल, संविधान का कौन सा आर्टिकल हिंदी राजभाषा से संबंधित है, तो आर्टिकल 343, अनुच्छेद जिसको धारा इंग्लिश में आर्टिकल, ठीक है, या अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में। अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, कंप्यूटर का हिंदी रूप क्या है, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। ठीक है, चलिए ये 1 मार्क्स वाले हो गए। ये मैं आपको करवा दूंगा, ये जितना भी हिंदी वर्ड सब है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी वर्ड सब करवा दूंगा एक अलग वीडियो, शायद कल टाइम मिलेगा तो करवा दूंगा। अब देखते हैं 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 15 मार्क्स वाले में पूछा गया है, बापू कविता का सारांश लिखिए। बापू महात्मा गांधी कविता जो लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, इसमें बताइए कि क्या बताना चाह रहे हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित बापू कविता का महात्मा गांधी के जीवन और उनके आदर्शों का गुणगान है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, आप सबको मालूम है। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक पिता की भांति इस देश की देखभाल की है, राह दिखाया है। क्योंकि उन्होंने अहिंसा, सत्य और प्रेम के बल पर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, क्या बोलें? क्योंकि उन्होंने अहिंसा, ठीक, सत्य और प्रेम के बल पर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आता है, कविता में कवि ने कहा है कि बापू का जीवन सादगी, सेवा और त्याग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सादगी का, सेवा का और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, भले उनके पास एक डंडा रहता था भाई। ठीक है, महात्मा गांधी के पास एक डंडा रहता था, लेकिन वो मारने के लिए नहीं बल्कि अपने चलने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, तो बापू का जीवन सादगी, सेवा और त्याग का प्रतीक था। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए बल्कि अपनी नैतिक शक्ति, ठीक है, दृढ़ता से अंग्रेजी साम्राज्य को झुकाने पर मजबूत कर दिया। उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि शत्रु भी उनके सम्मान करते थे। ठीक है, अगर आपको एक गाल पे थप्पड़ मारेंगे तो महात्मा गांधी दूसरा गाल भी आपको, लो बेटा मार लो, दूसरा गाल पे भी आड़ देंगे ना। ऐसा ही कहा जाता है ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मतलब मार खा लो महात्मा गांधी है। बापू कविता में महात्मा गांधी को भारत की संस्कृति और सभ्यता का सच्चा प्रतिनिधित्व बताया गया है। वे गरीबों, किसानों और पीड़ितों के मसीहा थे। उन्होंने भारतवासियों को सत्याग्रह और स्वदेशी का मार्ग दिखलाया, चरखा चलाया, खादी चलाया, स्वदेशी और उनके आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक था। महात्मा गांधी चाह सकते थे तो मतलब क्या, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। वो चाहते तो एक नंबर फिट फाट 3 पीस पहन के, सूट ब्लेजर पहन के घूम सकते थे, बट उन्होंने गंजी धोती कुर्ता ही क्यों पहना? क्योंकि वो मानते थे कि एक भारत का आम आदमी जितना अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, मैं उतना ही कपड़ा एडजस्ट करूँगा, उससे ज़्यादा मेरे लिए नहीं है शोभा देता। ठीक है, तो ऐसा आदमी को आप महान नहीं बोलिएगा तो किसको बोलिएगा? यहाँ पे आदमी थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है तो अपने आप को बहुत बड़ा वीआईपी समझता है, और वो आदमी साउथ अफ्रीका से पढ़ के आया, ठीक है, वकील था, रईस था, एकदम एक नंबर का रईस, फिर भी वह आम आदमी की तरह कपड़ा पहनता था, ठीक, और अच्छा लाइफ जीता था, एक तरह से सादगीपूर्ण लाइफ। तो महान इसीलिए कहा जाता है ना उनको। ठीक है, इतना बड़ा त्याग दीन देश के लिए यार। कवि का मानना है कि बापू केवल भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के आदर्श हैं। ठीक है, उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि बिना हिंसा के भी अन्याय और शोषण का अंत किया जा सकता है। हिंसा मतलब बिना मारपीट, झगड़ा झांटी के भी हम लोग अपना क्या करते हैं, अपना अधिकार ले सकते हैं। क्योंकि शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, उनकी शिक्षाएं, ठीक है, क्योंकि विश्व शांति और भाईचारे का मार्ग है जो बापू ने दिखाया है। इसीलिए भारत का मोटो भी है कि जियो और जीने दो। भारत का मोटो क्या है? जियो और जीने दो। निष्कर्ष, बापू कविता महात्मा गांधी की महानता, त्याग, सत्य और अहिंसा की अमर गाथा है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और सच्चे
अर्थों में उनके सपनों का भारत बनाए। ठीक है, और एंड में लिख दीजिएगा खुद से, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी के इन सभी इतना महानता के कारण उनके नाम से एक इंटरनेशनल लेवल पे प्राइज वितरण किया जाता है, विश्व स्तर पे एक प्राइज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार। कौन सा प्राइज? गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, जिस व्यक्ति को मिल जाएगा अमीर बन जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार कौन सा प्राइज है? तो यह शांति के क्षेत्र में एक प्राइज दिया जाता है। अगर आपको यह प्राइज मिलेगा तो साथ में आपको 1 करोड़ रुपया का प्राइज में मिलेगा। कितना कितना और एक बार बताइए? 1 करोड़। 1 करोड़, हाँ 1 करोड़। ठीक है, जिनको गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा उनको 1 करोड़ रुपया और एक आपको प्रशस्ति पत्र और एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, इस ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आपको कोई बड़ा अचीवमेंट लाना होगा। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है कवि दिनकर का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दें। कवि कौन? यही रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का बायोग्राफी बताइए, जीवन परिचय। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के महान कवि, साहित्यकार और राष्ट्र कवि कहलाते हैं। इनको भारत की संसद ने राष्ट्र कवि का दर्जा दिया है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य का एक गांव है सिमरिया, जिला का नाम है बेगूसराय। नाम सुने होंगे। बिहार में 38 गो जिला है। कई गो? बिहार में 38 ज़िले हैं। ठीक है, जब मैं गया था तमिलनाडु तो एक बिहारी से दोस्ती हो गया था। ठीक है, वो पीजीटी टीचर थे तो उन्होंने भी बहुत जी के बताया था। वे बचपन में ही तेजस्वी थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर एक बिहारी थे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा, हम लोग भी बिहारी हैं, बस अलग हो चुके हैं। ठीक है, वे बचपन से ही तेजस्वी और प्रतिभाशाली थे। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। मतलब उनके पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, वे भी एक गरीब फैमिली से थे। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय में इतिहास स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आप बोलिएगा गजब, हिस्ट्री का स्टूडेंट है, हिस्ट्री ऑनर्स किया है और हिंदी पढ़ा रहा है, तो क्या लगता है आप भी कर सकते हैं यार। उसके बाद दिनकर जी का जीवन राष्ट्र भक्ति, ठीक है, स्वाधीनता संग्राम मतलब स्वतंत्रता संग्राम, जन जागरण के साथ जुड़ा रहा। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय उनकी कविताएं जनता में जोश और उत्साह का संचार करती थी। क्योंकि देखिए ना, इनका जन्म कब हो रहा है? 1908 में। 1908 में झारखंड में एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ था। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लगाया गया था, CNT एक्ट। उस समय बिहार झारखंड में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लगा था क्योंकि बिरसा मुंडा की क्रांति हुई थी, उसके जस्ट बाद जन्म हुआ है। मतलब पूरा का पूरा आज़ादी का पीरियड ये अपना फुल लाइफ जिए हैं। 1947 में 1920 से भारत में शुरू हो गया ना असहयोग आंदोलन, 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस टाइम पे ये भरखर मतलब क्या जवान व्यक्ति थे। ठीक है, 30-32 साल के। मतलब इन्होंने अपनी पूरा लाइफ स्वतंत्रता संग्राम झेला है इन्होंने। ठीक है, तो उस टाइम पे व्यक्ति थोड़ा सा मतलब वैसा ही होता था, जोशीला टाइप से, क्योंकि देश गुलाम था तो सबके अंदर एक जुनून सा भरा हुआ था। चलिए साहित्यिक परिचय जानते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बस ये कलम से वार करते थे। ठीक है, दिनकर जी ने हिंदी साहित्य में वीर रस, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना से परिपूर्ण काव्य की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, ठीक है, रश्मि रथी आप सुने होंगे, जो है असाध्य उसको साधने चला। ठीक है, मतलब महाभारत का पूरा संग्राम इसमें बता दिया गया है यार, सुनिएगा तो एकदम खोल उठेगा। ठीक है, रश्मि रथी जैसा लिखा गया है। हुंकार, परशुराम, प्रतीक्षा, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय आदि, ये सभी फेमस लिखा हुआ किताब है। किनके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे दिनकर। तो दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी केवल कवि ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ गद्यकार और चिंतक भी थे। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, मानवतावाद और आधुनिक दृष्टिकोण का अद्भुत समन्वय मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनको सम्मान मिलता है रामधारी सिंह दिनकर जी को।
उनकी एक कृति थी उर्वशी, जो लिखा गया था। उर्वशी कौन है? तो उर्वशी नाच रही है, मेनका नाच रही है इंद्र भगवान के साथ, अक्सर दिखाया जाता है हिंदी में। तो उर्वशी देवलक की कन्या, चलिए मजाक कर रहा हूँ। तो 1972 में ये जो उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सबसे बड़ा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन प्राइज ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी साहित्यिक में बोल रहा हूँ, लिटरेचर में, ठीक है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, सबसे पहले आशापूर्णा देवी को दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने पद्म भूषण भी लिया है। पद्म पुरस्कार 3 बार होता है। पद्म भूषण, सबसे पहले पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 3 पद्म पुरस्कार है, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार इनको कौन सा मिला है? पद्म भूषण मिला है। सबसे छोटा है पद्मश्री, उसके सेकंड नंबर पे है पद्म भूषण जो इनको मिला, और एक आता है पद्म विभूषण, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो निष्कर्ष, दिनकर जी हिंदी साहित्य के ऐसे महान मानव थे, महामानव थे, जिन्होंने अपनी कविताओं से राष्ट्र प्रेम, मानवता और सामाजिक चेतना को अमर बना दिया है। उनका साहित्यिक हिंदी जगत की अमूल्य धरोहर है, ठीक है। चलिए 430 शब्दों में इसका आंसर किए हैं। आप लोग को इससे ज़्यादा लिखना है। 15 मार्क्स के लिए कम से कम 2 खड़ा पन्ना, 2 खड़ा पन्ना मतलब 4 पेज, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, तो 2 खड़ा पन्ना में 4 पेज, कम से कम 2 खड़ा पन्ना। लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 3 खड़ा पन्ना। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपकी लिखने की स्पीड क्या है। ओके मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पूरा कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हा, बाप रे, दर्द करने लगता है यार। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा, तकनीकी हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालें, ठीक है। तकनीकी हिंदी, तो मैंने बताया था कि ऐसा हिंदी जिसका प्रयोग, हिंदी के वैसा रूप जिसका प्रयोग विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, ठीक है, चिकित्सा पद्धति में किया जाता है, उसे तकनीकी हिंदी कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है तकनीकी हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य तकनीकी विषयों में किया जाता है। यह हिंदी का वह रूप है जिसमें कठिन वैज्ञानिक अवधारणा और तकनीकी शब्दों को सरल और मानवकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो तकनीकी हिंदी का विकास कब होता है? 1950 के बाद, ठीक है, जब भारत आज़ाद हो गया तब भारत में तकनीकी हिंदी का विकास होता है, ठीक है। और तकनीकी हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी है, ठीक है। इसके बाद सरकार ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को लागू करने के लिए आयोग और संस्था स्थापित की, ठीक है। विशेषताएं क्या है तकनीकी हिंदी के? तो इसमें जो है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है। भाषा स्पष्ट और तर्क संगत और छोटा होता है। इसमें परिभाषाएं और मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें परिभाषाएं होती हैं, मानक शब्दावली यानी कि स्टैंडर्ड वोकेबुलरी रहता है इनका, ठीक है। चौथा विशेषता क्या है? अनुवाद और रूपांतरण की विधि से अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में समान अर्थ दिया गया है, ठीक है। हालांकि इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है टेक्निकल हिंदी का। इसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में, तकनीकी पुस्तकों में, विज्ञान की पत्रिकाओं में, कंप्यूटर और मशीनरी के संचालन में किया जाता है। अदरवाइज आम बोलचाल की भाषा में हम लोग तकनीकी हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बता रहा हूँ। तकनीकी हिंदी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत में उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में तकनीकी शिक्षा से अधिक लोग तक पहुँचे हैं। जब हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग, मतलब बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए हिंदी मीडियम में इंजीनियरिंग, मेडिकल कोर्सेस लाइक बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, एमएस, ठीक है, बीटेक, एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर एक्सेट्रा की जो पढ़ाई है हिंदी में आम बच्चे भी कर पाएँ। इसीलिए तकनीकी हिंदी को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, ताकि किसी भाषा के कारण कोई पढ़ाई बाधित ना हो। हालांकि अभी भी इंग्लिश का ही बोलबाला है, हिंदी में सब पढ़ाई बहुत कम होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
ये सब बीएससी जो है जितना भी आप हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मेन जो है इंग्लिश में जितना फ्लो आपको मिलेगा उतना हिंदी में नहीं मिलता है, ठीक है। तकनीकी हिंदी विज्ञान प्रौद्योगिकी की भाषा है। यह आधुनिक युग की आवश्यकता और इसके माध्यम से हिंदी वास्तव में राष्ट्र की प्रगति का साधन बन सकती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तब जब गवर्नमेंट हिंदी को भी इंग्लिश के जैसा एसएससी में भी वरीयता दे दे, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में भी इंग्लिश का एक अलग से पेपर होता है, उसके स्थान पे हिंदी का पेपर ऑप्शनल चुनने को दे दे, ठीक है। और जितना भी एग्ज़ाम होता है सब में हिंदी को अगर इक्वलिटी पोजीशन दिया जाता है तब तो फिर अच्छा ही होगा, अदरवाइज पीछे हो जाएगा। घ नंबर पे आता है हमारा व्यवहारिक हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। व्यवहारिक हिंदी वह ऐसा हिंदी जिसका हम लोग प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, उसे व्यवहारिक हिंदी बोलते हैं। कार्यालय हिंदी वैसा हिंदी जिसका प्रयोग हम लोग केवल ऑफिशियल कार्यालयों में, मतलब सरकारी ऑफिस में कामकाज में किया जाता है, उसको हम लोग कार्यालय हिंदी कहते हैं। चलिए जानते हैं इसका अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, व्यवहारिक हिंदी, हिंदी भाषा का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में होता है, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रयोग अलग अलग होता है, कहीं पे टेक्निकल हिंदी, तो कहीं पे व्यवहारिक हिंदी, तो कहीं पे वित्तीय हिंदी, तो कहीं पे कार्यालय हिंदी। हर जगह अलग अलग भाषा बदलती जाती है, ठीक है। सामान्य बोलचाल, शिक्षा, समाज, प्रशासन, इसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। इन रूपों में दो हिंदी विशेष रूप से आते हैं। पहला क्या है, व्यवहारिक हिंदी, और दूसरा है कार्यालय हिंदी। व्यवहारिक हिंदी क्या है, तो हिंदी का वैसा रूप व्यवहारिक हिंदी कहलाता है जिसको हम लोग आम बोल चाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैं जो आपके पास बोल रहा हूँ, यह हिंदी का व्यवहारिक रूप है, आम बोलचाल की भाषा, जिसमें आप वैसा ही शब्द का प्रयोग करते हैं जो आम आदमी समझ जाता है, किसी टेक्निकल वर्ड, हाई वर्ड का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। आगे देख लेते हैं कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी में हिंदी का शुद्ध रूप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मतलब आम भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि हम घर से जा रहे थे, इस कारण हमको बुखार आ गया तो हम नहीं जा पाए। वहाँ पे आपको एक आदर सूचक वर्ड लिखना होगा, ठीक है, कि श्रीमान, आपसे सादर अनुरोध है कि हम कुछ दिनों के घर में, ठीक है, बीमार पड़ गए थे, अतः आपसे, रहता है ना एक रिक्वेस्ट भरा हुआ, एक मतलब व्यवहारिक हिंदी जो है ना आपका, इसमें हिंदी का शुद्ध हिंदी का प्रयोग भी नहीं किया जाता है और इसमें तकनीकी भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया जाता है। जबकि कार्यालय हिंदी में आपको शिष्टाचार का पालन करना है, शुद्ध हिंदी लिखना है, ठीक है, हिंदी भाषा का शुद्ध रूप को लिखना है। इस तरह से चलिए जानते हैं अंतर। व्यवहारिक हिंदी, तो सबसे पहले व्यवहारिक हिंदी के बारे में बात करते हैं। व्यवहारिक हिंदी का वह रूप है जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक। दूसरा, इसमें सहजता, सरलता, बोलचाल की शैली होती है। तीसरा, इसका उद्देश्य संवाद को स्पष्ट और सरल बनाया है, जैसे परिवार में आम बोलचाल की भाषा, मित्रों के बीच, बाजार, समाज में जो हिंदी बोली जाती है उसे हम लोग व्यवहारिक हिंदी बोलते हैं। इसके अलावा बोल दीजिएगा कि इसमें शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें व्याकरण की शुद्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। कार्यालय हिंदी देखिए ऑफिशियल ये होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग ऑफिस में करते हैं। तो इसमें क्या क्या है, कार्यालय हिंदी, हिंदी का वैसा रूप। कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग दफ्तर मतलब ऑफिस, ठीक है, सरकारी संस्थाओं, प्रशासन के अधिकारियों में बोलचाल की नहीं, ऑफिस में जो बोलचाल होता है वो व्यवहारिक हिंदी है। लेकिन ऑफिस में जो कुछ भी नोट्स बनता है, जैसे आपको कोई रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है, ऑफिस में, या कोई सूचना देना है, तो हम लोग जिस भाषा का लिखने में प्रयोग करते हैं वो हमारा कार्यालय हिंदी है। इवन यहाँ तक कि आप जब एग्जाम में भी लिखते हैं तो वो भी आपका क्या बोलिएगा, कार्यालय हिंदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें नियमबद्ध भाषा होती है, औपचारिकता होती है, औपचारिकता मतलब शिष्टाचार, मानक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, मतलब स्टैंडर्ड वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो कार्यालय हिंदी क्या है। कार्यालय हिंदी में विशेष पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सरकारी पत्र, आदेश, परिपत्र, रिपोर्ट, अधिसूचना। आगे देखते हैं नेक्स्ट,
तो सरकारी पत्र, आदेश, परिपत्र, रिपोर्ट, अधिसूचना, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। आगे देखते हैं मुख्य अंतर क्या है इसमें। तो देखिए, व्यवहारिक हिंदी सरल बोलचाल की भाषा होती है, जबकि कार्यालय हिंदी औपचारिक और मानकीकृत होते हैं। ठीक है, मानकीकृत होता है मतलब आपको आम जनरली समझ में नहीं आएगा। व्यवहारिक हिंदी जो पेपर में आता है वो कौन सा भाषा है, तो पेपर में जो आता है ना वो भी आपका कार्यालय हिंदी है, क्योंकि उसमें भी टफ लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, पेपर भी आम व्यवहारिक हिंदी में नहीं लिखा जाता, स्टैंडर्ड वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। व्यवहारिक हिंदी में लोक व्यवहार की सहजता होती है, जबकि कार्यालय हिंदी में सरकारी कार्यों की गंभीरता होती है। ठीक है, व्यवहारिक हिंदी में भावनाओं का महत्व होता है, जबकि कार्यालय हिंदी में नियम और औपचारिकता होती है। ठीक है, अब निष्कर्ष। व्यवहारिक हिंदी में दैनिक जीवन की भाषा, जबकि कार्यालय हिंदी शासन और प्रशासन की भाषा। दोनों ही आवश्यक और मिलकर हिंदी को जीवन और शासन दोनों में सशक्त बनाते हैं। ठीक है, अब अंगा नंबर देखिए। अंगा नंबर अंतिम क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद भी एक आएगा 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं का उल्लेख करना है। पारिभाषिक शब्दावली होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, चलिए जानते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था कि यार पारिभाषिक शब्दावली ऐसा वर्ड होता है जो अपने आप में एक परिभाषा होता है। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्दावली वह विशेष शब्दों का समूह है जिनका प्रयोग किसी विशेष विषय, विज्ञान, तकनीकी या किसी भी क्षेत्र में किया जाता है, जैसे गणित, विज्ञान, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया चक्रवात, तो चक्रवात का एक अपना परिभाषा है। भूकंप बोला तो भूकंप का अपना एक परिभाषा है ना। हाँ, तो वही है पारिभाषिक शब्दावली, जिसके पीछे एक लंबा सेंटेंस छिपा होता है। ठीक है, जैसे संज्ञा, संज्ञा के पीछे एक लंबा सेंटेंस छिपा है। मैंने बोल दिया कोशिका, तो कोशिका की एक परिभाषा होती है। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने बोल दिया BDSK। ठीक है, तो इसका ही अपना एक परिभाषा है भाई किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, यही है पारिभाषिक शब्दावली। देखिए, निरपेक्षता। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, हालांकि इंग्लिश नहीं पढ़ना है, हम इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे। निरपेक्षता, पारिभाषिक शब्दावली भावनात्मक नहीं होती बल्कि वस्तुनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ माने, देखिए, आप भावना से नहीं बता सकते हैं पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ अपने शब्दों में, बल्कि इसका ऑप्शनल होता है, मतलब जो है इसका परिभाषा वही बताना है। ठीक है ना, आप संज्ञा को परिभाषा दूसरा नहीं लिख सकते हैं, अपने भावनाओं के अनुसार नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ है, ऑप्शनल है, यानी कि आपको वही लिखना पड़ेगा जो उसका एक्चुअल डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए, सटीकता यानी कि एक्यूरेसी, प्रत्येक शब्द का अर्थ निश्चित और स्पष्ट होता है इसमें। ठीक है, इसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते शब्दों को। ठीक है, जैसा कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट में या फिर आप अपना मेजर पेपर में आंसर लिखने में अपने मन से कर देते हैं ना, पारिभाषिक शब्दावली में नहीं लिखा जाएगा। पूछा जाएगा वहाँ पे कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं कि भूकंप का परिभाषा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, मनुष्य का दिल के बारे में लिख सकते हैं, ना गुर्दा के बारे में। ठीक है, आपको कोशिका के बारे में पूछा जाएगा तो कोशिका के बारे में बताना होगा। पारिभाषिक शब्दावली समझ रहे होंगे कि एक विशेष परिभाषा वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। इन शब्दों को वैज्ञानिक सरकारी संस्थाओं द्वारा मानकीकृत किया गया है। ठीक है, विशेषता आप लोग को इंग्लिश में नहीं लिखना है, बस मैं समझाने के लिए इंग्लिश बता दे रहा हूँ। स्पेशलिटी यानी कि उसमें एक स्पेशल वर्ड होता है। ये शब्द सामान्य भाषा में नहीं बल्कि किसी विशेष क्षेत्र में लिए जाते हैं। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सिटी। ठीक है, या यूनिवर्सल जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल। देखिए, इसमें क्या होता है, यूनिवर्सलिटी, एक बार मानकीकृत के बाद इन शब्दों का प्रयोग पूरे देश में समान रूप से होता है। ठीक है, अब जैसे हम बोल दिए, क्या बोल दिए, कुछ भी एक वर्ड ले लीजिए। ठीक है, जैसे हम बोल दिए अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था मतलब समझ गए सब कोई कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का लेन देन का अध्ययन होता है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं कि पूरे देश का पैसा कौड़ी, ठीक है, धन संपत्ति का आदान प्रदान, मतलब वो चलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का ही वर्ड चलेगा, इसमें आप भूगोल का वर्ड नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, और इसका एक स्टैंडर्ड
परिभाषा होता है। चलिए अगला आ जाता है सार्वभौमिकता, यानी कि एक बार जो लागू हो गया पूरे देश के लिए लागू हो जाएगा। संक्षिप्तता यानी कि इसमें शॉर्टकट वर्ड होता है। इसका प्रयोग संक्षिप्त और सरल ढंग से तकनीकी विचार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल आ जाता है। जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर हम संगणक बोलते हैं, ठीक है, प्रिंटर बोलते हैं, तो उसका मतलब है कि हम बोलेंगे कि प्रिंटर दीजिए, तो प्रिंटर का मतलब प्रिंटर ही होता है। आप माउस उठा के नहीं दे सकते हमको, समझ रहे हैं ना, कि जिससे प्रिंट होता है पेज, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर इनपुट से आउटपुट देता है, प्रिंटर कहलाता है, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में वह कन्वर्ट करता है। माउस क्या है, तो एक हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक, पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसमें हम अपने हाथ से स्क्रॉल करके कंप्यूटर पे कर्सर को इधर उधर करते हैं। हालांकि चलिए हम लोग कंप्यूटर नहीं पढ़ते हैं अभी, बस एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में जैसे परमाणु हो गया, अणु हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। अब हम प्रोटॉन बोलेंगे तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि प्रोटॉन किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे नहीं ना लिख सकते हैं कि प्रोटॉन प्रो का जोड़ ट्रो के जोड़ के बनाया गया है ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको साइंस वो वर्ड फिर आपको बताना ही पड़ेगा कि किसी भी कण की सूक्ष्मतम इकाई जिसके 3 भागों में बांटा गया है, अणु और परमाणु, उसको फिर से तोड़ के, ठीक है, परमाणु और एक होता है अणु, तो अणु बड़ा अंग होता है, परमाणु छोटा होता है ना। अणु बड़ा है या परमाणु बड़ा है, एटम और मॉलिक्यूल, तो फिर बोलिएगा परमाणु के 3 भाग होते हैं, ठीक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एक पॉजिटिव आवेश होता है, तब जाके आपका सही होगा। वहाँ पे अगर आप ये भी बोल देते हैं कि प्रोटॉन में नेगेटिव आवेश होता है, नकारात्मक आवेश होता है, तो वो गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है आपको बहुत सटीकता का ध्यान रखना पड़ेगा पारिभाषिक शब्दावली में, ठीक है। मतलब पूरी तरह से विज्ञान छिपा हुआ है पारिभाषिक शब्दावली में। गणित के क्षेत्र में भी अलग ही फॉर्मूला है। वर्गमूल अगर हम बोलते हैं तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना किया जाता है तो उसे वर्गमूल बोलते हैं। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि किसी संख्या को उस संख्या से 3 बार गुना कर देंगे तो वर्गमूल कहलाएगा, नहीं, उसका एक अच्छा सा डेफिनेशन है और ये पूरे देश में लागू होता है, ठीक है। स्क्वायर, भाजक, ठीक है, गुणनफल, तो ये सब का एक स्टैंडर्ड वर्ड होता है। आगे देख लेते हैं। अगला जाता है पारिभाषिक शब्दावली हिंदी को तकनीकी और वैज्ञानिक भाषा बनाने का साधन है। यह शिक्षा, प्रशासन और आधुनिक विज्ञान में हिंदी की उपयोगिता को प्रमाणित करती है। खासतौर पे यह आपका एजुकेशन के फील्ड में जितना भी हम लोग का पढ़ाई है, क्लास 1 से लेकर के आप जहाँ तक पढ़िएगा, सब में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। समझ गए मेरे दोस्त? चलिए, इतना काफ़ी है समझाने के लिए, अब समझ गए होंगे यार। आगे बढ़ जाते हैं। मैं भी थक गया बोलते बोलते, सॉरी, बॉडी भी फूटने लगता है यार इतना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इतना मेहनत करेंगे 4 साल तक, एक वीडियो में इतना मेहनत, 4 साल तक मुझे कंटिन्यू मेहनत करना है। इसके बाद भी अगर मैं 60 रुपया मांगता हूँ तो कोई बड़ी चीज़ तो नहीं मांग रहा हूँ। 4 साल कंप्लीट ग्रेजुएशन का फीस है, ठीक है। चलिए, जिनको खरीदना है ऐप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेमेस्टर 2 का बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है ऐप पे, ठीक है। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा आज से 4-5 महीना बाद, तब मैं फिर से अलग से वीडियो लाऊंगा। हालांकि जितना वीडियो अपलोड है 23-27 सेशन का, सब ऐप में अपलोड कर दिया मैंने एक जगह पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसके बावजूद भी अगर आप बोलिएगा 60 रुपये ज़्यादा है, तो फिर हम क्या ही बोलेंगे भाई साहब हम और कुछ नहीं बोल सकते हैं उसके जगह पे, ठीक है। वही गर्लफ्रेंड अगर डिमांड करती तो चांद तारा की बात करते हैं। चलिए, अगला आ जाता है भाषा के रूप में हिंदी की उपयोगिता पर एक सारगर्भित लेख लिखें। कि भाई भाषा की उपयोगिता में हिंदी कहाँ तक हमें एक मदद करता है। जो भाषा है हम लोग दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, तो हिंदी भाषा का प्रयोग हम लोग किस तरह हमारे दैनिक जीवन में मदद करता है, ठीक है। देखिए, दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, और दुनिया में मुझे लगता है जितना भाषा है ना आधा भाषा केवल भारत में बोला जाता है ना। यहाँ पे हर एक राज्य का अपना भाषा है, हर एक राज्य के अंदर 8-10 गो भाषा है, ठीक है। तो हमारे झारखंड में ही अकेला बहुत सारा भाषा है। हमको लगता है जितना मतलब भारत में भाषा चलता है ना, उसका 25% भाषा तो हमारे झारखंड में है यार।
ना, संथाली है, खौरठा है, हिंदी है, बांग्ला है, कुरमाली है, हो है, कुड़ुक है, मुंडारी है, खड़िया है, ठीक है। और क्या है, बहुत सारा लैंग्वेज है यार। मतलब मैं यहाँ पे तो 9 भाषा को तो स्टैंडर्डाइज किया गया है, जिसको मानक दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी भारत का लगभग कितना 22 भाषा को मान्यता दिया गया ना, और हमारे झारखंड में अकेले 9 भाषा को मान्यता मिला है। जो देख रहे हैं, हमारा छोटा सा राज्य और ऊपर से 1000 भाषा यहाँ पे चलता है। चलिए, हालांकि सबसे ज़्यादा हमारा हिंदी भाषा है। तो इस तरह से देखना है हिंदी भाषा की उपयोगिता। हिंदी भारत के सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। व्यापक मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र में, भारत के सबसे अधिक राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। यह केवल संचार का माध्यम ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और एकता की पहचान है, ठीक है। हिंदी भाषा का महत्व इसलिए भी है कि इसे भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। यानी कि भारत में जितना भी सरकारी कामकाज होगा ऑफिस में हिंदी भाषी राज्यों में, वो हिंदी भाषा में होगा, ठीक है। और आप मूवी भी देखिएगा ना तो इंग्लिश में देखिएगा, जैसे मैं देखता हूँ, रोमियो एंड जूलियट देख रहा था इंग्लिश में, मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर उसी को मैंने हिंदी में देखा तो फिर बहुत मज़ा आया, हंसे भी। और इंग्लिश में देख रहे हैं तो एकदम मतलब समझने में ही तो पूरा माइंड उधर चला जा रहा है यार, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से मैं टाइटैनिक देख रहा था, तो इंग्लिश में देख रहे हैं तो उतना एंजॉय नहीं आया, लेकिन जब हिंदी में उसको देखे तो फिर मज़ा आया। तो मतलब हिंदी हमारा केवल भाषा नहीं बल्कि एक आत्मीय रूप से जो संतोष प्राप्ति दिलाता है ना, वो बन गया है, ठीक है, सुकून। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है हिंदी की जनप्रियता। भारत में 45% लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं और करोड़ों लोग इसे संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब भारत के जितना भी लोग हैं 100 में 55% लोग ऐसा बोलते हैं कि यह हमारा मदर टंग है। मदर टंग मतलब बचपन में ही हमने हिंदी को सीख लिया है, 5 वर्ष की आयु तक, ठीक है। सांस्कृतिक उपयोगिता क्या है, तो हिंदी भाषा संस्कृति, साहित्य और परंपरा की वाहक है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास से लेकर के आधुनिक कवि, ठीक है, जिसमें आपका रामधारी सिंह दिनकर हो, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे मन्नू भंडारी हो, ठीक है, चाहे महादेवी वर्मा हो, सुमित्रा नंदन पंत हो, चाहे एक्सेट्रा जो भी हैं, हिंदी भाषा के बहुत महान महान कवि हैं, ठीक है। चलिए अगला आ जाता है। और एक चीज़ आप बता सकते हैं कि हिंदी भाषा में जो वर्ड है ना, वह संस्कृत भाषा के ही वर्ड होते हैं। मतलब संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। सेम हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी है, यानी कि जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ सकता है वो व्यक्ति हिंदी भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो हिंदी हम बोल सकते हैं कि संस्कृत का ही एक टुकड़ा है, ठीक है। तो इस कारण से भी यह भारत से जुड़ा हुआ है। अगला जाता है प्रशासनिक उपयुक्तता, यानी कि हिंदी में जितने भी ऑफिस वगैरह है उसमें काम किया जाता है और कार्य से शासन और जनता के बीच की दूरी कम होती है। अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी आम जनता के लिए अधिक सुगम है। अगर आप इंग्लिश में स्पीच देते हैं, मैं पक्का यकीन के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश में स्पीच देते हैं किसी कॉलेज वगैरह में, ठीक है, तो इंग्लिश में स्पीच में अगर आप कुछ मिस्टेक भी करते हैं या फिर कुछ अनाप शनाप भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर कुछ गंभीर बात भी बोलते हैं, तो मैक्सिमम आदमी उसको इग्नोर करेगा, सुनेगा ही नहीं, बस ऐसा बिहेव करेगा कि हाँ हम समझ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम आदमी समझता ही नहीं। वहीं अगर आप हिंदी में लेक्चर देते तो मुझे लगता है क्या 100% आदमी समझ जाएगा, और वहीं पे कुछ एंजॉय वाला बात बोलेंगे तो हंसेगा, वहीं पे अगर कुछ गुस्सा वाला बात बोलेंगे तो गुस्सा भी हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में हर व्यक्ति समझ सकता है, इंग्लिश उतना नहीं समझ पाएगा। तकनीकी और शैक्षणिक उपयोगिता, आज हिंदी में विज्ञान हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, आदि विषय की पुस्तकें उपलब्ध है। कंप्यूटर और इंटरनेट पर भी हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय एकता में योगदान। तो हिंदी देश की विभिन्न भाषाओं और राज्यों को जोड़ने का काम करती है। यह संपर्क भाषा के रूप में उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम को एक सूत्र में बांधती है, ठीक है। अंतिम पेपर का 16 पेपर, लास्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा प्रशासन, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और जनजीवन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। इसकी सरलता, व्यापकता और सांस्कृतिक गहराई इसे भारत के जीवन की आत्मा बनाती है, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और
अभी तक हमने हिंदी का कितना इस साल पार्ट 1 अपलोड किया है, पार्ट 2 अपलोड किया है और ये पार्ट 3 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। और इसके अलावा बापू का अलग से हम लोगों ने आपके लिए क्वेश्चन आंसर नोट्स रेडी कर दिया है, ठीक है। अगर आप वीडियो के सबसे ऊपर सेक्शन में जाइएगा या फिर यूट्यूब में भी सर्च कीजिएगा रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 बापू, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 बापू ज्ञान सागर, तो आ जाएगा, ठीक है। और ऐप परचेज करेंगे तब तो वहाँ पे सब कुछ अपलोड ही है, क्वेश्चन पेपर भी और नोट्स भी, ठीक है, एंड वीडियोस भी। चलिए, और वो आपको पूरा सेमेस्टर 8 तक काम देगा, सेमेस्टर 1 से 8 तक। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स परचेज कीजिएगा, ठीक है। 60 रुपया एक बार पेमेंट कीजिए, 4 साल के लिए फ्री, ठीक है। और अगर ऐप, अच्छा एक चीज़ मैं बोल रहा था, लास्ट तक बहुत कम आदमी देखता है ना। अच्छा, जितने भी आदमी देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप लगेगा केवल, ठीक है, 8986607541। इस पर आपको क्या करना है, कॉल करना है, कॉल नहीं व्हाट्सएप करना है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, सब देखा जाएगा। थैंक यू, बाय, जोहार दोस्तों, ऑल द बेस्ट।